तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव, वॉर सिचुएशन जारी, कच्चे तेल में उबाल और रुपए में गिरावट, इन तमाम संकेतों के बीच लगातार हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान और भारतीय बाजार में गिरावट और ज्यादा गहराती। अब क्या यह गिरावट थमती दिखेगी या नहीं? बाजार पर आपको रणनीति क्या बनानी है? अगले सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? ये सब कुछ यहां से आधे घंटे में आपके लिए पेश करेंगे। मैं हूं मानसी दवे और चलिए आपको बता देते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। उसके बाद एक एक सारे एलिमेंट्स और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। हमने देखा गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला। ओवरऑल 24,000 के लेवल्स के नजदीक निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी। बैंक निफ्टी में हमने देखा ऑलमोस्ट दिन के दौरान 2,500 अंकों की बिकवाली भी नजर आई थी। टुवर्ड्स क्लोजिंग 1700-1800 अंकों की बिकवाली देखकर 21 दिसंबर 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट जो है बाजार ने झेली। बैंकिंग शेयरों में, एलएनटी में हमने देखा लार्जर प्लेयर्स जो थे वहां पर गिरावट थी, जिसके चलते बाजार का मूड माहौल जो है बिल्कुल कमजोर पड़ता दिखा। चौतरफा बिकवाली के बीच बैंकिंग शेयर भी धड़ाम होते हुए नजर आए। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ बिकवाली का दबाव जारी रहा। ओएमसीज और गैस की कीमतों की अगर बात करें, ओएमसीज या गैस स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर भी गिरावट का रुझान। ऑटो, टायर, एविएशन, पेंट स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स जो है क्रूड रिलेटेड फैक्टर से जुड़े हुए होते हैं और कच्चे तेल में जितना उबाल आएगा इन सेक्टर्स पर नेगेटिव असर पड़ता है और वो कुछ होता हुआ भी नजर आया। डिफेंस सेक्टर में भी गिरावट थी, हर जगह गिरावट थी। वहां पर रुपए में भी हम देख रहे थे एक तो महंगाई और करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ने की चिंता महज से हम देख रहे थे। रुपए में बड़ी गिरावट का रुझान देखने को मिला। 60 पैसे फिसलकर डॉलर के मुकाबले करीब 92 रुपए और 52 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपए में हमने क्लोजिंग देखी है। और इन सभी के साथ साथ शुगर शेयरों की मिठास बढ़ती हुई, तो वहां पर एक विपरीत एक्शन था। लेकिन यहां से आगे अब कल आपको क्या करना चाहिए? बाजार जब खुलेंगे तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं? एक्सपर्ट के लेंस से समझते हैं। हमारे साथ दो दिग्गज जुड़ गए हैं बाजार के। मेरे साथ नंदीश शाह हैं, एवीपी पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी वेल्थ, और लोकेश सेठिया भी है, फाउंडर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। नंदीश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट का? टेक्सचर, फंडामेंटल नजरिया बेहद जरूरी हो जाता है इस वक्त, क्योंकि हर तरफ से हम देख रहे हैं ग्लोबल बाजार से जो अनिश्चितताएं हैं ओवरऑल इकोनॉमी को भी परेशान कर रही है और बाजार को तो इस वक्त डेंट पड़ा ही है बड़ा सा। जब तक ये वॉर के जिस तरह से आ रहे हैं नंबर्स और जिस तरह से ये माहौल पूरा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम जो हमने पहले सोचा था कि एक वीक में पूरा खत्म हो जाएगा, वो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इतना जल्दी खत्म होगा। इट माइट गेट एक्सटेंडेड टू से अबाउट नेक्स्ट 15 डेज और नेक्स्ट 1 मंथ। तो जब तक ये वॉर का जिस तरह से एनवायरनमेंट बना रखा है, तो ऐसा लगता है कि बाजार पर प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहेगा। बाजार पर प्रेशर बना रहेगा और इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है तनाव की, यूएस ईरान युद्ध की जो स्थिति है, ये कब ठीक होती नजर आएगी, क्योंकि बड़े देश इसमें शामिल और एक तरह से अक्रॉस दी ग्लोब इकोनॉमी इस पर असर पड़ता हुआ, मार्केट तो है ही है लेकिन इकोनॉमी पर बड़ा असर इस वक्त पड़ता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में ये उबाल जो है एक तरह से संकेत दे रहा है कि यहां से आगे महंगाई और बढ़ती हुई दिखेगी। रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स सेक्टर्स में काफी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं। लोकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे इस वक्त बाजार पे सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं और व्यूअर्स के लिए आने वाले सेशन पर तैयारी क्या करवाएंगे आप? मानसी जी, अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट पिछले 5-7 दिनों से तो कंटिन्यूस टूट ही रहा है, मगर वर्ल्ड मार्केट के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हम थोड़ा सा कम टूट रहे हैं। जहां पर कोरिया अगर 15% टूटा 2 दिन पहले, तो हम 3-4-2% में रह गए थे। आज भी अगर आप देखें 7-8% का वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन है, जहां पर हम 2-3% करेक्शन करेक्शन है हमारे मार्केट में। तो दर्शकों को एक चीज जरूर नजर रखनी है, वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल जो है 100 और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन ज्यादा नहीं बनानी चाहिए एज ए ट्रेडर। इन्वेस्टर का लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, इन्वेस्टर को धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए, बट एज ए ट्रेडर जो 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बहुत कम बनाए
इस मौके पे जब तक क्रूड ऑयल जो है 90 और 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 85 से लेके 117 तक हमने देखा है, और अभी 101 102 चल रहा है क्रूड ऑयल। ये एक बार 90 के नीचे आएगा तब आप समझिएगा जो कुछ जो वार चल रहा है वहां पर कुछ कूल ऑफ होने की बात हो रही होगी, तभी क्रूड ऑयल नीचे आएगा। उसके पहले मैं जो प्रीवियस एक्सपर्ट हैं उनसे मैं सहमत हूँ, मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा, और इस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग साइड में थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। और शॉर्ट साइड में भी क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है तो एक बार फंसने का भी चांस हो सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपकी राय बिल्कुल सही और रैशनल है कि दोनों तरफ से बाजार आपको ट्रैप कर सकता है। पिछले कई सेशन से हम टूट रहे हैं, तो हो सकता है कि ये खबरें जो हैं या एक तरह से कुछ हद तक राहत की खबर आ जाए और बाजार जो है वापस से टर्न ले ले और ये गिरावट का सिलसिला थम जाए। लेकिन अगर शॉर्ट आप करके चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वापस से आप फंसते हुए दिखें। मार्केट का टेक्सचर अगर वीक है तो फिर दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से बाजार टूट रहा है, शायद संभल जाए, और इतने दिनों से टूट रहा है और शायद कुछ सेशंस टूट जाए। पता तभी चलेगा जब ये वॉर सिचुएशन जो है वो संभलती हुई दिखेगी या कुछ वहां से राहत की खबर एटलीस्ट आ जाएगी। लेकिन इस बीच नंदीश, कुछ सेक्टर्स हैं जिस पर कन्विक्शन अब भी जारी है, जैसे डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा स्पेस अच्छा कर भी रहे हैं, और ज्यादातर आप जैसे एक्सपर्ट्स ही बता रहे हैं कि फार्मा सेक्टर को अब भी प्ले आउट किया जा सकता है। फार्मा की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा सब सेगमेंट भी एडअप हो जाता है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम, सीडीएमओ, अब बड़ी हो चुकी है ये पूरी स्पेस। लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, इन तमाम को ऐड करते हैं हम। कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस की चाल को आप? हमारा व्यू ऑन द फार्मा सेक्टर इज सच इज पॉजिटिव, और अगर मैं इसके अंदर सब सेक्टर्स की बात करता हूं तो वहां पर हमको जो हॉस्पिटल स्पेस है और जो एक सीडीएमओ स्पेस है, वहां पर काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अगर मैं हॉस्पिटल स्पेस की बात करता हूं तो वहां पर हमारा जो टॉप पे केस अपोलो हॉस्पिटल्स एंड मैक्स हेल्थ केयर, और अगर मैं मिड कैप हॉस्पिटल सेक्टर्स की बात करता हूं तो वहां पर हमारा बेस्ट पे केस ग्लोबल मेदांता हॉस्पिटल चेंज। और अगर मैं सीडीएमओ की बात करता हूं तो वहां पर हमारा सबसे बड़ा पिक है इस लॉरस लैब्स। ऑलराइट, तो चलिए पूरे फार्मा बास्केट पर एक प्रेफरेंस या नजरिया जो है हमें नंदीश बताते हुए। लोकेश, फार्मा पूरे बास्केट पर आपका टेक और कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आप जो फोकस रेडार पर रख रहे हैं? फार्मा अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उसमें अगर आप देखना चाहें तो टोरेंट फार्मा बोल के एक कंपनी है, वहां पर ध्यान दिया जा सकता है। ये कंपनी काफी अच्छी कर रहा है, आज भी देखेंगे तो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है इस मार्केट में, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है स्टॉक पे। अगर अभी की मैं बात करूं, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, अभी चल रहा है 4361 के करीब, मुझे लगता है 44 40 45 4500 तक ये स्टॉक जा सकता है, और नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 4315 रुपीज का होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फार्मा सेक्टर पर दोनों टेक हमने समझ लिया, फंडामेंटल नजरिया भी और टेक्निकल आउटलुक भी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होंगे, हमें संपर्क कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। नंदीश जी, एक सवाल है नीरज का कोल इंडिया पर। उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं 251 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। सवाल यही है, यहां से आगे कोल इंडिया में क्या स्तर नजर आते हैं? ऑफ कोर्स आप एक टेक देंगे फंडामेंटली, लेकिन 438 के लेवल पर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ क्या लगता है आपको यहां से आगे कोल इंडिया का भविष्य? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दिनों जब बाजार में गिरावट थी, लार्जर प्लेयर्स में भी कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। तो कोल इंडिया पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, और अगर मैं अभी की बात करता हूँ जन फेब मार्च और अप्रैल मई जून, उसमें पावर की मैक्सिमम डिमांड होती है बिकॉज ऑफ अ वेरी हॉट समर। और सेकेंडली हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर कोल स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो जब भी कोल इंडिया जब भी वो उनका जो एक अलग जो सेगमेंट है विच इज ई ऑक्शन सेगमेंट, विच इज क्लोजली लिंक टू द इंटरनेशनल कोल प्राइसेस,
तो वहां पर उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। तो कोल इंडिया एक आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी देखेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, प्लस आपका प्राइस इंक्रीज भी होगा। और थर्डली कोल इंडिया जैसी कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड देती है, जहां पर हमने देखा है कि डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 4.5 to 5%। सो इन्वेस्टर अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो कोल इंडिया में बने रहना चाहिए। ठीक है, लंबी अवधि का निवेश अगर है कोल इंडिया में, पोजीशन को इंटैक्ट रखें। आपकी खरीद से ऊपर भी गया है स्टॉक और यहां से आगे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने का अंदाजा लगाकर चल रहे हैं हम। हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स और ज्यादा मिल पाए कोल इंडिया पर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा, ये राय आपके लिए। लोकेश, एक सवाल है मोनिका का, ये पूछ रही हैं कि इन्होंने एबीबी के 50 शेयर्स एक साल पहले 7,500 के दाम पर खरीदे थे। इस वक्त अगर आप देखें 5982 के लेवल्स पर डाउनसाइड देखते हुए ये स्टॉक ने करीब 1.5% की गिरावट पर क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन्हें अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए? हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म रेंज की अगर बात करें तो 5,853 के लेवल से लेकर 6,000 सवा 6,000 तक घूमा जरूर है। जी मासी जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, ऊपर के लेवल पे इन्होंने जरूर लिया है और एक साल इन्होंने इंतजार कर लिया है स्टॉक पे। अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक ने देख चुका है पहले से। 8,500 के लेवल से 4,800 4,900 के लेवल आया था, वहां से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक को तो होल्ड रखना चाहिए। आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है इनका प्राइस भी आ जाएगा और उसके ऊपर भी ये जाने की कोशिश कर सकता है। अभी के लिए मेरा टारगेट 7,500 का इसमें आ रहा है, पोजिशनली 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो ये रहा 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एबीबी इंडिया पर अपनी पोजीशन को आप इंटैक्ट रख के चल सकते हैं। आईटी सेक्टर पर नंदीश जी आपका एक व्यू मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आईटी स्पेस पर लगातार बटे हुए व्यूज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलते हुए दिखे हैं। हाँ, ज्यादातर क्योंकि हमने चैलेंजेस देखे हैं लास्ट ईयर भी आईटी स्पेस के लिए, और एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एआई डिसरप्शन की बात भी हो रही है। कुछ जानकार का ये भी मानना है कि एआई जो है वो रीशेप करेगा आईटी सेक्टर को, और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि डिसरप्शन होगा और इसी वजह से आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। ऑल इन ऑल आपका नजरिया क्या है? आईटी सेक्टर पर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो इट इज लाइकली दैट इट विल रिमेन अंडर प्रेशर बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन बाय मेजॉरिटी ऑफ दिस लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइज। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो फॉर नेक्स्ट 6 months वी माइट सी अ प्रेशर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ कोई भी इंडस्ट्री में बड़ा डिस्ट्रप्शन आया है तो प्लेयर्स हैव ट्राइड टू चेंज देयर बिजनेस मॉडल एंड अडेप्ट टू द न्यू थिंग्स। सो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आईटी सर्विसेज might adopt with a new business model, and over a period of time we will see a much higher growth rate for Indian IT services company. So let us see how these players give their review post their Q4 numbers. तो चलिए, ये रहा है आईटी सेक्टर पर, और ये नजरिया समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा खबरों के चलते फोकस में रहता है ये सेक्टर, लेकिन परफॉर्म कर पाएगा या नहीं ये एक सवाल है जरूर। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लोकेश बताइए, आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी शेयर कौन से होंगे? वैल्यू इन्वेस्टिंग में अभी के लिए अगर बात करें तो मार्केट थोड़ा सा डाइसी है और अब वार जोन में हम देख रहे हैं मार्केट है, तो इस जगह पे बीईएल एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लेने के लिए। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 400, एक सेकंड दीजिएगा, मैं 457 चल रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 470 475 तक ये स्टॉक जा सकता है, मगर अगर कोई इसको होल्ड रखता है आने वाले 2-3 महीने में तो 500 रुपए तक का मूव हमें स्टॉक पे आते हुए दिख जाएगा। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 440, अगर आपका 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका 3-4 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू है तो 449 का। ठीक है, नंदीश जी आप बताइए, आपकी तरफ से क्या होंगे वीआईपी शेयर? सो मैं आदित्य बिरला कैपिटल रिकमेंड करना चाहूंगा।
चाहूंगा। अगर मैं आदित्य बिरला कैपिटल की बात करता हूं तो वो कम से कम 4 बिजनेस सेगमेंट में है और जहां से उनका मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द एनबीएफसी आर्म। और उन्होंने एनबीएफसी आर्म को एक अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम दे रखा है। प्लस सेकेंडली उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस आता है हाउसिंग फाइनेंस से, जहां पर उन्होंने कम से कम 15% स्टेक एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी को बेचा है। एंड नाउ दैट द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज वेल कैपिटलाइज्ड फॉर अ गुड ग्रोथ। थर्ड जो उनका बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है which is Aditya Birla AMC, which has seen that their recent performance in all the schemes has improved and over a period of time उनको काफी अच्छा एक SIP इनफ्लोस भी आए। प्लस उन्होंने काफी एक अच्छा खासा ETF ओवरऑल जो सेगमेंट है उनमें भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जो उनका फोर्थ बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है इज फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस एंड द जनरल इंश्योरेंस आर्म। और वहां पर अगर मैं लास्ट 6 महीने की बात करता हूँ तो उन्होंने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर भी गेन किया है फ्रॉम अदर प्लेयर्स। सो आदित्य बिरला कैपिटल पर हमारा टारगेट प्राइस इज 415 and if any investors is betting for a long term he should look at this company. बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया नंदीश जी, लोकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए, व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन ईट नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।